हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ क्लास प्रश्नावली 1.2। इससे पहली वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन कर दिया था, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया था और आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 किससे भाग हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या बताओ, अभाज्य संख्या बताओ जिससे 12 भाग हो जाएगा। तो 2 है, तो 2 से भाग करो, कितनी बार हो जाएगा? 2 6 12, 6 बार। फिर 6 किससे भाग हो जाएगा? ये भी 2 से भाग हो जाएगा। 2 तिया 6। और 3 किससे भाग होता है? 3 से, तो 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 1। इस एक को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 15 पे। 15 किससे भाग हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यह एक विषम संख्या है। 15 होगा 3 से भाग। 3 पंजे 15। अब 5 किससे भाग हो जाएगा? 5 से ही होगा। 5 एकम 5। ठीक है, तो हम 15 को क्या लिख लेंगे? 15 इज इक्वल टू, यानी कि 15 बराबर 3 गुणा 5 और गुणा 1। ठीक है, अब आ जाओ 21 पे। 21 किससे भाग हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2 से ये भाग नहीं होगा, ये भाग हो जाएगा 3 से। 3 सते 21 और फिर 7 से भाग हो जाएगा। 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 7। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ बराबर, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था एचसीएफ वो होता है जो सब जगह कॉमन होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 5 1। यहाँ पे क्या है? 3 7। यहाँ पे क्या है? 2 2 3 1। एक को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अभाज्य की बात की तो इस एक को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताओ तीनों जगह कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होगा। बताओ दोस्तों, कॉमन क्या है इसमें? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे है 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो तीनों जगह क्या है? 3। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। अब आ जाओ एलसीएम पे। एलसीएम में जितने भी अभाज्य गुणनखंड दिए हुए सारे के सारे लिखने होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लो, 3 को ही ले लो। 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इस 3 को लिख लो। अब यहाँ पे क्या है? 5। इस 5 को भी लिखना है। 5 और कहीं पे है क्या? नहीं है, तो इस 5 को लिख लो। ठीक है, अब क्या बच गया? कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचे? 2 2, तो इनको भी लिख लो। 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 दूनी 140 और 140 किया यानी कि 14 किया 42, यानी कि 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। यानी कि हमारा एचसीएफ तो आया 3 और एलसीएम आया 420। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइव आ जाओ सभी, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ, लाइव क्लास चल रही है। अपनी नोटबुक में लिखो, जल्दी लिख सकते हो, नोट कर सकते हो इस प्रश्न को, जल्दी करो।
क्लियर सभी ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है 17, 13 और 29। 17, 13 और 29, ठीक है। इनका भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 17 किससे भाग होगा बताओ? 17 एक खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही भाग हो जाएगा एक बार। तो 17 को हम क्या लिखेंगे? 17 ही, और एक को भी लिख लो 17 एकम 17, क्योंकि ये अकेला अच्छा लगेगा तो सुंदर बनाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एक लिख लेंगे, ठीक। अब 13 भी अभाज्य संख्या है, तो 13 किससे भाग हो जाएगा? 13 से ही भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 13 को हम क्या लिखेंगे? 13 इक्वल टू हो जाएगा 13 गुणा 1, इस एक को भी लिख लो, ठीक है। अब 29 किससे भाग हो जाएगा? 2 से भाग होगा? बताओ, नहीं होगा। 3 से, 4 से, 5 से, यह भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 एकम 29। तो 29 को क्या लिख लेंगे हम? 29 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसका क्या निकालना? एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। अब तीनों में जो कॉमन है वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 17, 13, 29, कुछ नहीं कॉमन है, 1 1 1। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, ठीक है। क्योंकि 13 को हम 13 एकम 13 भी लिख सकते हैं, 29 को 29 एकम 29 लिख सकते हैं, और 17 को 17 एकम 17 लिख सकते हैं। इसलिए एचसीएफ कितना है हमारा? 1। एलसीएम, एलसीएम में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है? 17 आ गया। यहाँ पे क्या है? 13, इस 13 को भी लिखो, क्योंकि सारे अंक लिखने होते हैं इसमें, भाज्य जो भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 29। इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट कितना आ जाएगा? 17 गुणा 13 गुणा 29, इसकी मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो। बताओ भाई जल्दी, कितना आया? फटाफट करो। कितना है? 11,339। 11,339, ठीक है। कितना है? 11,339। चलो नेक्स्ट प्रश्न। कुछ डाउट है तो पूछो। इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में दिया है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, ठीक है। 8 किससे भाग हो जाएगा? 2 से, 2 चौक 8। फिर 4 किससे भाग हो जाएगा? 2 से, 2 दूनी 4, और ये किससे भाग होगा? एक बार, ठीक है। तो इसलिए 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब आ जाओ 9 पे। 9 किससे भाग हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ठीक है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 गुणा 3। 25 बताओ किससे भाग हो जाएगा? जल्दी बताओ, किससे भाग हो जाएगा 25? 5 से। कितनी बार? कितनी बार होगा भाग? 5 बार। 5 पंजे 25, और ये 5 किससे हो जाएगा? एक बार, ठीक है। तो इसलिए हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5, ठीक है। अब इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, दोनों निकालने हैं। एचसीएफ कॉमन बताओ। यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे 2 2 है, तो कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे हम क्या लेते हैं? 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब आ जाओ इस पे 3, देखो यहीं पे है 3, यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे 2 2 है, तो सारे के सारे लिखने हैं। सबसे पहले 2 लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख ले। अब यहाँ पे क्या 3 3, इन 3 3 को भी लिख लेते हैं हम। यहाँ पे 3 गुणा 3, यहाँ पे क्या बच गया 5 5, तो इस 5 5 को भी लिख लो। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। जल्दी करो मल्टीप्लाई, फटाफट करो। जल्दी करो भाई। कितना आया? करो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 थे 24 थे 72 पंजे, और फिर 5 में गुणा कर लो। सिंपल है, जल्दी करो सोल्व, फटाफट करो मल्टीप्लाई, और साथ के साथ इसको लिखते भी रहियो। कितना आया बताओ? 1800। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 1800, तो इसका एलसीएम कितना है 1800 और एचसीएफ कितना है 1। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याएं दी हुई है 306 और 657। ठीक है, और इनका एलसीएम भी दिया गया है। एलसीएम दिया गया है, एलसीएम तो पूछा गया है ना इसमें, एलसीएम तो पूछ लिया इसने। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया गया है इसमें 9। ठीक है, दो संख्याएं दी गई है, एचसीएफ भी दिया गया है, तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, यदि दो संख्याएं दी गई है, ठीक है, दो संख्याओं की आपस में हम गुणा कर लेते हैं। अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ भी दिया गया है, ठीक है, या उनको अलग से निकाल लेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो वही यहां पे करना है। ठीक, क्या करना है? एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि n1 गुणा n2। ठीक, अब यहां पे एलसीएम कितना दिया पता नहीं, क्योंकि ये तो ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दिया 9, n1 पहला नंबर क्या है 306, और दूसरा कितना दिया गया 657। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुणा 657, और किससे भाग हो जाएगा ये 9 से। अब 9 से देखो क्या भाग हो रहा है इसमें, इसको देखते हैं। 9 सते 63, 9 से भाग हो जाएगा 7 बार, यानी कि 9 सते 63, 2 बच गया 27 हो जाएगा, और 9 तिया 27। अब 306 की 73 में गुणा करके बताओ कितना आ जाएगा। फटाफट करके बताओ, जल्दी करो, कितना आ जाएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो इसकी। 306 और 73, जल्दी करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 306 और 73 की मल्टीप्लाई करनी है। जल्दी करो भाई इसको। बताओ कितना है? इसकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 22,338। कितना आ जाएगा? 22,338। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब ये दिया गया है, इसमें 6 की पावर n के बारे में पूछा है, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक है, जबकि कोई, ठीक है, अगर शून्य की बात की जाए, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या किस पर? शून्य पर समाप्त होती है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बताओ? यानी कि 10 के रूप में लिखना है। 10 को क्या लिखेंगे हम? 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 5, यानी 5 दूनी 10 की पावर n के रूप में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पे 6 की पावर n में क्या है? 2 गुणा 3, और यहाँ पे क्या है? 2 गुणा 5। ठीक है, देखो 5, यहाँ पे 5 तो नहीं आया ना, अभाज्य गुणनखंड 10 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 5। ठीक है, 2 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5। ठीक है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के बाद समाप्त होता है। समाप्त होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, शून्य किसके बाद में आएगा? 10 के बाद में आएगा, 20 के बाद में आएगा, 30 के बाद में आएगा, 40, 50, 60 ऐसे। तो उनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणा 2 होना अनिवार्य है। 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 पंजे 10 है। लेकिन मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 लिख दिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो 4 क्या है? शून्य तो नहीं है ना 4 में, तो 5 और 2 होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? 2 गुणा 3। ठीक है, इसलिए अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, और इसमें बताना था। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है? नहीं होगी, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3, 2 या 6, 10 के क्या होते हैं? 2 गुणा 5 होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे 2 3 दिया, यहाँ पे 2 5, ये होना चाहिए था, तभी शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पे 2 3 दिया, 5 तो नहीं है ना, तो इसलिए अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, लिख लो इसको, जल्दी करो, फटाफट करो। लिख लिया? कोई डाउट? देखो 10 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 5, ठीक है, और 6 के 2 गुणा 3, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। 7 गुणा 11 गुणा 13, और आगे दिया इसमें
+13 +13, ठीक है। और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही दिया है ना, 7 6 5 4 3 2 1 और +5, प्लस दिया है इसमें 5, ठीक है। उसने कहा है 7 गुणा 13 गुणा 13 +13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 +5 भाज्य संख्याएं है। भाज्य बतानी है भाज्य है या नहीं है, ठीक है। भाज्य संख्या वे होती है जो खुद से और एक के अलावा और किसी से भी भाग हो जाती है। जैसे 2 है, 2 किसी से भाग नहीं होती, केवल एक से होगी और 2 से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या। चलो अभाज्य और अभाज्य समझ लो होता क्या है। भाज्य और अभाज्य, जिनका गुणनखंड केवल 1 होता है उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या, यानी कि खुद से भाग हो जाए और 1 से हो जाए। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 किसी से भाग नहीं होती, 2 से होगी और 1 से, इसलिए 2 क्या है, भाज्य है, ठीक। 3 भी किसी से भाग नहीं होती है। 4 2 से भाग होगी ना, 1 से भी होगी, 4 से भी होगी और 2 से भी होगी, इसलिए अभाज्य। एक मिनट, उल्टा हो गया, सुनो। अभाज्य जो किसी से भाग नहीं होती, अभाज्य तो हो जाएगी हमारी 2 3, ठीक है। 4 2 से भी भाग हो रही है ना, ठीक है, तो भाज्य संख्या हो जाएगी 4 5, 5 किसी से भाग नहीं होती, 5 खुद से होगी और 1 से होगी, इसलिए 5 है अभाज्य। अभाज्य का मतलब है जो किसी से भाग ना होती हो, 1 से होगी और खुद से होगी, उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। भाज्य ये है जो किसी से भी भाग हो जाए। अब देखो 6 किससे भाग होगा, 6 से भी भाग होगा, 1 से भी होगा और 2 से भी और 3 से भी, 2 3 6 होता है ना, तो इसलिए ये भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अभाज्य जो किसी से भाग ना होती हो। अब ये चेक करना है यहाँ पे, चलो। अब देखो यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस है, ठीक है। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा, 13 है, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी, तो बराबर 13 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गुणा 11, 13 तो आ गया +1, ठीक। 13 11 सत्ते 77 और प्लस कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 13 गुणा 78 यानी कि 78, ठीक है। अब बताओ ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 78 दिया गया है। 13 एक अभाज्य संख्या, किसी से भाग नहीं होती है, लेकिन 78 13 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोल लेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, ठीक है। यह अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है, एक को छोड़कर और भी गुणनखंड है, 13 6 78 2 से भाग हो जाएगी और ये 3 से भी भाग हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 6, ये तो है गुणा में और ये है प्लस में, ठीक है। इसका निकल के आ गया, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। क्या है, अन्य गुणनखंड भी है। कौन कौन से, एक तो 2 है और एक 3 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और +5 दिया है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 गुणा 6 गुणा 5, 5 तो ले लिया ना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। तो हो जाएगा 5, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी कितना हो जाएगा, 2 3 6 24, 24 की 7 6 42 में गुणा करो, 24 की 42 में
24 दूनी 48 हो जाएगा ना, 24 चौका 96 और 400 यानी कि ये हो जाएगा 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1008 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 5 गुणा 1009। ठीक है, 5 क्या है इसमें अभाज्य संख्या है, 1009 के है, ये किसी से भाग हो जाएगी नहीं होगी, बताओ, ये आराम से भाग हो जाएगी ना। तो ये भी क्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। ठीक है, ऐसे हुआ है, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। लिख लिया, कोई डाउट? अब इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसमें दिया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, सोनिया है, ठीक है, सोनिया चक्कर लगाती है 18 मिनट में, रवि चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तो वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ऐसे गोलाकार चक्कर है। ठीक है, जब वे दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो वे कब कितने समय बाद मिलेंगे, तो उन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम जो आएगा उसी समय पर वे दोनों मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट, यहां पे लिख लो, एक चक्कर में सोनिया लेती है बराबर कितनी मिनट ले रही है 18 मिनट, तो सोनिया कितनी मिनट ले रही है यहाँ पे 18 मिनट ले रही है, और रवि एक चक्कर में रवि लेता है कितना 12 मिनट, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख लिया। सोनिया एक चक्कर में सोनिया लेती है 18 मिनट, एक चक्कर में रवि लेता है 12 मिनट। ठीक है, यदि वे दोनों एक ही स्थान पर, क्या दिया हुआ इसमें, एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, यदि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो दोनों मिलेंगे। कहां मिलेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 18 और 12 का एलसीएम, जो एलसीएम आएगा उस पर ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, अब 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 18 को क्या लिख लेंगे, 18 और 12 अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 18 के, बताओ, ये हो जाएंगे 2 नम 18 होता है ना, 2 तिया 6 तिया 18, और 12 के क्या हो जाएंगे 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, हमें क्या निकालना, 18 व 12 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा, देखो 2 यहाँ पे भी है, एलसीएम देख लो कैसे निकालते हैं, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, यहाँ पे 2 कितनी बार आए, 2 बार आए। ठीक है, तो मैक्सिमम बार कहां पर आए, कितनी बार आए, 2 बार आए, तो जो ये 2 है भी, तो ये 2 बार मैक्सिमम यहाँ पे आए, तो इस 2 को हम लिख लेंगे।
अब आ जाओ 3 पे, 3 एक बार है और यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, तो जो ज्यादा बार है उसको हम लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो 36 मिनट में सोनिया और रवि आपस में मिलेंगे, यानी कि एक साथ मिलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को लिख लो। तो दोस्तों आपकी पर्सनाली 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था अगर आपको 12वीं में फर्स्ट नंबर लाना है, टॉपर्स बनना है अपने स्कूल कॉलेज का, तो आप लोगों को सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैंने कल बताया था टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर। प्ले स्टोर ओपन करो, सबके एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर मिलेगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करो टेलीग्राम, TELEGRAM, टेलीग्राम। ठीक है, जब आप लोग इसको सर्च करेंगे तो वहां पे टेलीग्राम आएगा, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में जब वहां पे लॉगिन करना पड़ता है तो वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, +91 लिखा रहेगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, OTP आएगा, OTP डाल दो। उसके बाद में आपको अपना नेम लिखना है ऊपर नीचे, जैसे रवि कुमार है तो ऊपर रवि लिखो, नीचे कुमार। ठीक है, जब आपकी टेलीग्राम आईडी बन जाती है जैसे व्हाट्सएप पे, फिर वहां पे एक सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ सबसे ऊपर 3 लाइन आएगी। ठीक है, 3 लाइन के बाद में फिर सर्चिंग का ऑप्शन आएगा, सर्च करो यूपी बोर्ड, UPBOARD, यूपी बोर्ड 10 क्लास, स्पेलिंग देख लो, यूपी बोर्ड 10 क्लास, और कुछ मत लिखियो, यूपी बोर्ड 10 क्लास, वहां पे आ जाएगा आइकन। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, या आप मेरे नंबर 8430069852 पर मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, और आप वहां से सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करो, अपनी आईडी बनाओ, सर्च या तो इसको करो या इसको करो, उस पर हाई का मैसेज लिख के सेंड करो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, जितने भी जो व्हाट्सएप पे क्लास ले रहे हैं सभी से निवेदन है कि टेलीग्राम डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में जाके आईडी बनाओ, फिर वहां पे सर्च करो यूपी बोर्ड 10 क्लास, और कुछ मत लिखिए, स्पेलिंग यूपी बोर्ड 10 क्लास, या मोबाइल नंबर 8430069852। ठीक है, आप ज्वाइन हो जाएंगे और आपकी रेगुलर ऐसी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। और दूसरी बात, आप लोगों के जितने भी फ्रेंड दोस्त हैं, आपके क्लासमेट है, सभी के पास ये वीडियो शेयर करो, सभी से बताओ टेलीग्राम डाउनलोड करो, फिर ग्रुप ज्वाइन करो और अपनी क्लास लो और अपनी शेयर कॉपी बनाओ। ठीक है, जो स्कूल वाले जो कॉपी बनाते हैं उनके क्वेश्चन ऐसे लिख दो। ठीक है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो।